सरकार ने कमेटी के चेयरमैन पर यानी कि जगदम्बिका पाल पर जानिबदारी के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि जेपीसी ने ज़ाब्ते के तहत अपनी रिपोर्ट तैयार की है। बजट सेशन के पहले मरहले का आज आखिरी दिन था। पार्लियामेंट की कार्रवाई पर आज सभी की नजर थी, क्योंकि दोनों ऐवानों में आज वक्त तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी थी। दोनों ऐवान की कार्रवाई आज हंगामेदार रही। इसकी वजह से लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन राज्यसभा में शोर शराबे के बीच बीजेपी की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने इसे पेश किया। बिल की पेशी के साथ ही अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी जवाबी हमले होते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन के एतराज़ात को हदफ कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर ने कमेटी के सामने पेश हुए लोगों की अहलियत पर भी सवाल उठाया। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है। नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। डीएम के सांसद रुचि शिवा ने रूल 2074 का हवाला देते हुए चेयरमैन से जानना चाहा कि अपोजिशन के तहफ्फुज़ात को रिपोर्ट में क्यों नहीं जगह दी गई। If a member in the committee is disagreeing with the report, sir, he is allowed to give a dissent note. That should also accompany. All the past reports have accompanied with the dissent. कमेटी के मेंबर नासिर हुसैन ने चेयरपर्सन को मुखातिब करते हुए कहा कि रिपोर्ट में उनके बयान को हटा दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिल को लेकर सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिया। My own dissent note, introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। ट्रेजरी बेंच की तरफ से अपोजिशन के तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद की गई। भूपेंद्र यादव ने रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि चेयरमैन रिपोर्ट में गैर मुनासिब और काबिल एतराज शब्द और जुमला हटाने का अख्तियार रखता है। वहीं पार्लियामानी उमूर के वजीर ने अपोजिशन पर रिपोर्ट के हवाले से सदन और मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। If in the opinion of the chairman the committee of minute of dissent contains word, phrases or expression which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent. When the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House. हिज़्ब इख्तिलाफ अक़लियत और पार्लियामानी उमूर के वजीर के जवाब से मुतमईन नहीं था। हंगामा बढ़ता देख राज्यसभा चेयरमैन को मुदाखलत करनी पड़ी। No part of dissent or any input by a member has been deleted. The statements made in the House. उधर 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने बिल पेश किया। अपोजिशन के एतराज पर वजीर दाखिला ने कहा कि रिपोर्ट के हवाले से उनके जो भी तहफ्फुज़ात हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखें। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में
जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। वज़ीर दाखिला के बयान के बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा जारी रहा और इसकी मुखालफत करते हुए वो सदन से वॉकआउट कर गए। बजट सेशन का दूसरा मरहला अब 10 मार्च से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। तो हंगामा है क्यों बरपा? जाहिर है कि इस वक्त हंगामा बरपा होने के कई वजूहात हैं। नंबर 1, जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें झोल बताया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, और 44 में से कुछ जो चीज़ें मानी गई थी बताया जा रहा है कि वो चीज़ें भी हटा दी गई। अपोजिशन के इन तमाम तरह इल्जामात का जवाब ये मिल रहा है कि भाई आपसे राय ली जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी बातें भी शामिल किया जाए। इन तमाम तरह मुद्दों पर आज हम बात करेंगे जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में इससे पहले और जेपीसी की मीटिंग के दौरान। हमारे साथ जेकेएनसी लीडर राजेश कुमार बरगोत्रा साहब मौजूद है। सर, इस्तकबाल हमारे साथ इस प्रोग्राम में। और जगदीप सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से सीनियर जर्नलिस्ट और स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस्तकबाल है सर आपका भी। और रविंद्र सिंह सलातिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। आप तीनों हजरात का खैर मकदम में। सीधा सलातिया साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। हंगामा है क्यों बरपा? क्या वाकई जो पार्टी है, मरकज है, उसकी नीयत में खोट है जिसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे अपोजिशन भी नहीं मान रहा और मुल्क की आवाम भी नहीं? जैसा कि आपने अभी मैं सुन रहा था कि जो कुछ वर्ड्स जो पार्लियामेंट के अमित शाह जी ने कहे या दूसरे एमपीज ने कहे, और उससे साफ जाहिर होता है कि जो अब पार्लियामेंट में जो आज हंगामा हुआ है, आज तो जेपीसी की जो रिपोर्ट थी उसको टेबल किया गया और 6 महीनों से लगातार ये मीटिंग्स हुई और सभी मेंबरान से 31 मेंबर जो 21 ये थे पार्लियामेंट से थे, लोकसभा से, और 10 जो थे राज्यसभा से थे। इन 31 मेंबरों की हमेशा मीटिंगें होती रही, मगर दुर्भाग्य से कई मेंबरों ने कई मीटिंग्स में हाथापाई भी की, बोटल्स को तोड़ा भी गया, किसी के सिर पे मारा भी गया, मगर उसके बावजूद भी मैं बहुत ही सराहनीय समझता हूं कि जेपीसी के जो चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ उन सभी को डील किया और उसके बाद आज जो रिपोर्ट टेबल पे रखी गई, मगर उसके बाद जब टेबल पे रिपोर्ट रखी गई उस रिपोर्ट पे तो चर्चा हुई नहीं, मगर सिर्फ विपक्ष ने तुष्टीकरण की नीति से ये काम किया। और इसका जो आपने आज लोकसभा में और राज्यसभा में जो हाल सुना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी का तो यही था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में लेकर काम करना, तो उसकी नीति पे वो चला जा रहा था। मगर दुर्भाग्य है कि अभी तो पढ़ा नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि कईयों ने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है और आज हंगामा शुरू कर दिया। हाँ, तो चलिए ये आपका सवाल है और इस सवाल को हम जरूर रखेंगे कांग्रेस के सामने में, लेकिन एक और सवाल जो मैं आपसे खासतौर पे आज समझना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने साथियों की तरफ बढ़ूंगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो बिल है, वो मुसलमानों के हित में नहीं है, उनको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए है। अगर उनके हित में होता तो उस तरफ होता, उस सिमत में होता, या फिर उसका वे कुछ और होता, अपोजिशन की बात सुनी जाती। ये इल्जाम आमतौर पे लगता रहा। कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये आपको बता दूं इस बात को, ये मुस्लिमों को डरा कर वोट लेने की बात कर रहे हैं विपक्ष, और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो बिल जो आ रहा है, जो जेपीसी की जो रिपोर्ट बनी है, उसमें अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो उस्माना मुसलमानों को होगा जो गरीब और दबे कुचले मुसलमान हैं। ये तो उन चीजों, उन लोगों को, ये कुछ लोगों के हाथों में जो वक्फ बोर्ड था, वो चंद लोगों को, जो सरमाएदार लोग थे, जो अमीर तरीन लोग थे, या जो क्रीमी लेयर जिसको कहा जाता है, ये उनके हाथ में था। तो अब उनको ये डर लग रहा है इस बात का कि ये अब नीचे स्तर पे भी जाएगा, गरीब जो मुसलमान है, जो जिनकी जमीनें हड़प ली गई हैं वक्फ द्वारा, तो ये उनको न्याय मिलेगा। तो उस चीज के लिए ये सब ये चीजें हो रही हैं। मैं यकीन दिलवाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों का साथ देगी और उन मुसलमानों को यकीनन इसमें फायदा होगा जो, और ये कुछ लोग जो कर रहे हैं, इनके कहने पे ये चीजें नहीं हटेंगी। चलिए देखेंगे, इन तमाम चीजों पे भी गौर करेंगे। जगदीप सिंह साहब कुछ कहना चाहेंगे आज दिन भर के हंगामे पर?
आदाब है। आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि हम बात करें क्या है वक्फ बोर्ड और क्या है वो तमाम वजूहात जिनको लेकर निरंतर विपक्ष ने न केवल अपनी आवाज मुस्लिमों के हक में बुलंद की, बल्कि वो क्या कारण है जिस पर भाजपा जो है वो अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए हुए है। क्यों वो चाहती है कि वक्फ बोर्ड पर, जैसे संजय सिंह ने कहा कि पहले ये मुस्लिम समाज के साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार करेंगे और धीरे धीरे बाकी धर्मों के साथ भी या उनके तमाम तरह के जो आधिकारिक बोर्ड है उनके साथ भी यही रवैया रहेगा। पहले मैं दो बातें बता दूं। पहले तो ये कि जिस जेपीसी का हवाला भी भाजपा के प्रवक्ता दे रहे थे, जरा बताएंगे कि आज आपको जेपीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़िया लग रही है, तो जब माधवी बुच को बुलाया गया था जिसने सिरे से धत्ता बनाते हुए नियमों का फालूदा निकालकर जेपीसी में आने से इनकार कर दिया, तब कहां थी जेपीसी की विश्वसनीयता? और दूसरी सबसे बड़ी बात, बराए मेहरबानी ये मुझे बता दें, जैसे ये बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि इनको यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पसमानदा मुसलमानों के हक में ये जो है अमेंडमेंट्स ला रही है, तो ये बता दें मुझे कि सेक्शन 40 और सेक्शन 14 क्या है वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड की। मैं आपके चैनल पर बैठ के इनको बोल रहा हूं, पहले जरा यही बता दें क्या है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि विपक्ष किस बात पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इनसे पूछिए सच्चा कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, बताएं जरा आपके चैनल पर। जब ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी बताएं, हमें भी पता लगे, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बताएं कि सेक्शन 14, सेक्शन 40, सेक्शन 14, सेक्शन 70 और उसके साथ साथ मैं जोड़ दूं तो अमेंडमेंट एक्ट 1994 वक्फ एक्ट क्या है वो जरा बताएं आपके दर्शकों को, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए क्यों विपक्ष। हाँ, लेकिन अगर सेक्शन 40 का, अगर जगदीप साहब अगर सेक्शन 40 का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना उसे ठीक करे। मैं वही बता रहा हूं ना अब ना भाईजान, दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर इसे भारतीय झूठी पार्टी कहा जाए तो अपवाद नहीं होगा, और झूठ बोलने में ये माहिर है। आज एक अमेरिकन एजेंसी जो ह्यूमन राइट्स को देखती है उसने एक रिपोर्ट सामने लाई है जिसमें कहा गया है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले 1 साल में किस हद तक मुसलमानों के खिलाफ जो है वो हेट स्पीचेस दी हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री शामिल है, यूपी के सीएम योगी शामिल है। तो इनकी क्या अप्रोच है मुस्लिमों के प्रति वो पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको। सेक्शन 14 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं रहेंगी, और वो पहले से है। तो बताइए क्या अमेंडमेंट करना चाहते थे ये। फिर इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 77, आमदनी का जरिया क्या होगा। दिक्कत क्या है आमिर भाई, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? दरअसल वक्फ बोर्ड के पास 2 तरह की संपत्तियां हैं। एक आजादी से पहले जो नवाब थे या जो पैसा थे उन्होंने दान जो की संपत्तियां, वो संपत्तियां हैं, और दूसरी संपत्तियां वो है जो आम किसी संस्था विशेष के द्वारा वक्फ बोर्ड को मिली। अब दिक्कत क्या है, लिमिटेशन एक्ट को लेकर ये सवाल खड़ा करते हैं बार बार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 40 ये मौका देती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो ट्रिब्यूनल से या उसकी कार्रवाई से सहमत नहीं है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। जितने भी प्रावधान हैं वक्फ बोर्ड के, उसमें कहीं पर किसी संशोधन की कोई ऐसी जरूरत बनती नहीं थी, फिर भी ये करना चाहते थे तो कम से कम विपक्ष की राय को तो सुना जाता। आज ये वहां खड़े होकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में कह रहे हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं, तो ये बताएं कि जब जेपीसी की बैठक बुलाई गई पहले तो उसको डेफर कर दिया गया, और जब विपक्ष के नेताओं ने अपने ऐतराज जाहिर करने की कोशिश की तो एक भी रिकमेंडेशन को जो है कंसीडर नहीं किया बिल्कुल गया। इस सवाल के साथ मैं पूछूंगा सिलातिया साहब से, लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा। आप देखिए बहुत मैच्योर इंसान है, पढ़े लिखे, मैं आपसे एक चीज समझूंगा। जब होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं पटल में बैठ करके कि भाई जो आपके एतराज है वो हम शामिल करने के लिए तैयार हैं, पार्टी को कोई एतराज नहीं है, तो वॉकआउट फिर क्यों किए अगर इसमें सियासत नहीं करनी थी तो? एग्री आमिर भाई, पहली तो बात माननीय गृह मंत्री और उनका पिछला किरदार देश जानता है। दूसरी बात, अगर आज आपको कोई एतराज नहीं है तो आप ये बताएं बराए मेहरबानी कि आपने जेपीसी क्यों बनाई। मैं जवाब देता हूं। बड़ा सीधा कारण है
कि जो डबल एन फैक्टर है नीतीश और नायडू का, खास तौर पे चंद्रबाबू नायडू का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है, और जब उन्होंने इनकार कर दिया इस अध्यादेश को लाने को लेकर, तो उसके बाद इसको जेपीसी में फेंका गया। अब दिक्कत क्या है कि वहां पर आप जाके देखें, चंद्रबाबू नायडू के राज्य में मस्जिदों को 10,000 रुपया महाना दिया जाता है उनकी सरकार के द्वारा, वहां ये सवाल खड़ा नहीं करेंगे। क्या है, मैं फिर से बता दूं, सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2022 में हेमंत गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक केस जिसकी सुनवाई के दौरान ये बड़े साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेक्शन 40 का हवाला देते हुए, कि अगर कोई आधार और कारण वाजिब लगते हैं तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं कमतर शब्दों में बात खत्म करूं, मैं दिल्ली के महरौली का आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने पहले भी आपके मंच पर दिया। बिल्कुल, वहां पे एक संपत्ति है जो बड़ी पाश है, ठीक वैसे जैसे मोदी जी के मित्र अंबानी साहब का जो घर है कई मंजिला, वो जो है वक्त की जमीन पर बना हुआ है। तो महरौली की वो जो जमीन थी वो आज तीसरी पीढ़ी के पास थी, जिन्होंने उस जमीन को किसी बिल्डर को बेच दिया। बिल्कुल, यद्यपि उनके वालिद ने वो जमीन जो है वो लीज पर ली थी वक्फ बोर्ड से। अब जब वक्फ इंटर करेगा तो सवाल खड़ा होगा कि वक्फ ने सवाल क्यों खड़ा किया, वक्फ क्यों उस जमीन में आया। लेकिन जब आप उस जमीन भूमि विशेष की हिस्ट्री में जाएंगे, उसके दस्तावेजों को खंगालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो वक्फ की जमीन है वो या तो कब्रिस्तान बनाने के लिए थी, या धार्मिक स्थल मुस्लिमों के उनको बेहतर बनाने के लिए थी, और जो आमदनी किराए से आती है, क्योंकि मुतवल्ली जो ये तमाम बोर्ड जो है करता रहा है पहले, जब उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया या उन्होंने हेर फेर शुरू किया, तो इस बात की जो है वो जरूरत महसूस की गई कि वक्फ बोर्ड बनाया जाए, ठीक वैसे जैसे श्राइन बोर्ड्स बने, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अब दिक्कत क्या है कि सरकार ने जितना सांप्रदायिक सौहार्द इस देश का आमिर भाई 2014 के बाद से बिगाड़ा है, मैं आपको लेटेस्ट जो डिटेलिंग बता रहा हूं, जिसमें बड़े साफ साफ शब्दों में ये शर्म की बात है देश के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें आ रहा है कि उन्होंने 35 या 38 टाइम्स जो है हेट स्पीचेस दी है। ये कितनी बड़ी बात है, आप मुझे बताइए। तो जब आप एक संप्रदाय के प्रति इतनी हेट स्पीचेस देते हैं, आप पब्लिक डोमेन में कहते हैं कि ये घुसपैठिए हैं, इनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है, तो क्या आपकी मंशा पर सवाल खड़ा नहीं होगा? नहीं, यही तो मैं अपोजिशन से समझूंगा और सलातिया साहब की तरफ इसके बाद आऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो है सरकार को इसमें क्या फायदा। जरूर मैं आपसे पूछूंगा ये चीज, लेकिन सलातिया साहब, आखिर जिस तरीके की शुरुआती दौर में कह रहे थे जगदीप साहब कि आपने वो सारे पॉइंट क्यों निकाल दिए, फिर आपने सुझाव लिए ही क्यों, फिर क्या मतलब है 6 महीने तक इस मीटिंग का और कमेटी से अलग अलग ग्रुप से मिलने का? सलातिया साहब। मेरे भाई जो अभी प्रवक्ता जी थे, जो प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मोदी जी ने इतनी हेट स्पीच, थोड़ी मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। प्लीज बोलिए। ठीक है। ये भूल गया कि आईएमएम के चीफ जो थे, उससे जो है ओवैसी के भाई और नहीं है, ओवैसी के भाई कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, और वो कांग्रेस समझती है कि आपकी ही बी टीम है। सलातिया साहब, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज बीच में कट के आ रही थी। जिस ओवैसी या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे थे, कांग्रेस तो साफ तौर पे कहती है कि वो आप ही की बी टीम है। कभी वो हमारी कभी कहने में कुछ भी कह सकते हैं जी, बात जाते हैं, और इसमें ये बात नहीं करनी है कि अब वो चाहे वो तो पॉलिटिकल स्पीच जब होती है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो हो, चाहे होती है, उस भी आंदे है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं आप आज वक्फ बोर्ड की लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, कि आज जब अमित शाह जी ने सदन के पटल कहा है कि नहीं है तो भाई कर लो, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। वो जो आप अगर थोड़ा सा ये तो 1954 में 1954 में
में कांग्रेस ने क्यों अमेंडमेंट की। मैं माफी चाहता हूं सलातिया साहब, बीच में आपकी आवाज पता नहीं क्यों थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से कट रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दोबारा सलातिया साहब को जो है जोड़ें और बेहतर तरीके से हम उनको समझ पाएं, सुन पाएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान वकार भट्टी साहब हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वकार भट्टी साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, विवाद चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल क्या लगता है आपको कि मंशा किसकी दुरुस्त नहीं है? एक तरफ इस तरह की जेपीसी की मीटिंग होती है, 6 महीने अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात होती है, और जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो अपोजिशन वॉकआउट कर जाता है। हालांकि जो बरसर इक़्तिदार जमात है वो कहती भी है कि भाई हम आपके सुझाव को मानने के लिए तैयार है। पहली बात देखिए, आरएसएस और बीजेपी को और मोदी को ये सोचना पड़ेगा कि हर वक्त सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करना, मुसलमानों की तमाम वो चीजें जो जिनकी मुसलमानों के साथ आस्था है, सिर्फ उसी को अगर आप टारगेट करेंगे और फिर कहेंगे नहीं जी मुसलमान खुश हो जाए, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। इससे पहले आप राम मंदिर की जो बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, उस पर भी आप देख सकते हैं कैसे मस्जिदों को टारगेट किया जाता है। ज्ञानवापी ले लो, मथुरा ले लो, हर जगह संभल की मस्जिद हो, या फिर 370 का मसला किसके साथ जुड़ा था? जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में कौन थे ज्यादा? मुस्लिम मेजोरिटी थी। 371 तो हिमाचल में कभी उन्होंने खत्म नहीं किया, बट 370 खत्म किया क्योंकि वो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट वहां मुसलमानों को है। ज्यादा बड़ी तादाद मुसलमान रहती है वहां, मेजोरिटी मुसलमानों की है। तो बीजेपी आरएसएस की पॉलिसी ये है कि सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मुसलमानों को कमजोर करना, मुसलमानों को खत्म करना, कभी उनके मस्जिदों को टारगेट करना। अब उन्होंने क्या किया? हमारी जमीनें छीनना चाहते हैं, वो हमसे हमारे कब्रिस्तान छीनना चाहते हैं। हम आरएसएस बीजेपी को बोल देना चाहते हैं। मैं जम्मू कश्मीर से बोल देना चाहता हूँ, मैं अवैसी साहब का भी सुना, मैं पूरी तरीके से अवैसी साहब की तमाम स्टेटमेंट का सपोर्ट करता हूँ, और मैं अवैसी साहब को भी कहूंगा आपके टीवी चैनल के जरिए कि अवैसी साहब बाहर निकले और मुसलमानों को लीड करें, और इंशाअल्लाह कि ये इस बार हम बीजेपी आरएसएस की ये जो गुंडागर्दी वक्फ बोर्ड को खत्म करने की हो रही है, ये हम नहीं होने देंगे। एक बात बताइए भट्टी साहब, ठीक है आपकी राय है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझूंगा, उसके बाद अपने मेहमान की तरफ स्विच करूंगा। मैं आपसे समझूंगा कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, इन सब ऐनकों से, इन सब चश्मों से कब तक मुल्क को देखेगा? मुल्क में अगर कोई चीज खराब हो रही है, मान लीजिए वक्फ में कहीं ना कहीं बदउनवानी है, करप्शन है, और हुकूमत उसे दुरुस्त करना चाहती है, तो हुकूमत का इसमें क्या मफाद है? वो तो लोगों के लिए बेहतर करने की कोशिश करिए, किसी एक जाती धर्म के लिए नहीं। देखिए, हुकूमत को बाकी धर्म नहीं दिखने चाहिए ना, एक खाली मुसलमान धर्म के मसले के मसाइलों के ऊपर क्यों नहीं ज्यादा आती है? उन्हीं के तमाम राइट के ऊपर उनको क्यों लगता है कि हम मुसलमानों के जो राइट हैं उनको ऊपर अच्छा करें या बेहतर करें? हमारे अच्छा करने के लिए मुसलमानों की टेंशन लेना छोड़ दे बीजेपी आरएसएस। बीजेपी को एक काम करे, आरएसएस एक काम करे कि जाए 20 लाख हिंदू औरतें हैं उनको हक दे, जिनके पति संत बन के, गुरु बन के छोड़ के चले गए, उनको राइट नहीं देंगे। मुसलमानों की औरतों का राइट की बात करेंगे। हिंदू हमारी माँ बहनें, जो बहनें हैं हमारी, जो ना शादीशुदा है ना तलाकशुदा है, वो 20 लाख बेघर पड़ी हैं, उनके तो अब बात करते नहीं है। मणिपुर के अंदर कितना कत्लेआम किया, कितना जिनोसाइड किया, उसके ऊपर तो मोदी साहब बात करते नहीं है। मोदी साहब सिखों के साथ क्या हुआ उसके ऊपर तो बात करते नहीं है। क्रिश्चियनों के साथ क्या हो रहा है आजकल, मोदी साहब उस पर बात करते नहीं है। पिछड़े दलितों के कैसे दबाया जाता है, कैसे हकूक उनसे छीने जा रहे हैं, उस पर तो मोदी साहब बात करते नहीं है। मोदी साहब तो आरएसएस को सिर्फ लगता है कि नहीं जी हम मुसलमानों पर बात करते हैं। क्यों मुसलमानों पर बात करते हैं? क्योंकि इनकी वोट पॉलिटिक्स ही मुसलमानों से स्टार्ट है। मुसलमान अगर इस देश में न होता तो आरएसएस जैसी, भाजपा जैसी एक नफ्ती राजनीति करने वाले लोग कभी सत्ता में आते ही नहीं, कभी पावर में ही नहीं आते, इनका खात्मा हो जाता। लेकिन क्या करे, बदकिस्मती के हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है और ये रेडिकल लोग हैं, और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाकर, मुसलमानों को दबाकर ये हिंदू मेजोरिटी का वोट हासिल करते हैं और उसी में सत्ता में आते हैं। चलिए जगदीश साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, जिस तरीके से आप कह रहे थे, मैं आपसे सीधा समझूंगा। भाई ठीक है, आपके इल्जाम अपनी जगह हैं, पॉइंट है उसमें, लेकिन मैं फिर भी समझूंगा आपसे कि सरकार को इसमें क्या फायदा है? आप कह रहे हैं लगातार सरकार को घेर रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जाती तौर पर इसमें क्या फायदा? आमिर भाई, मैं जन्म से सिख हूं, सिख फैमिली में पैदा हुआ। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा जी। हमारे यहाँ शिरोमणि, हमारा जो एक सर्वोच्च धार्मिक संस्था है, शिरोमणि अकाली दल जिसको कहा जाता है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब बेअदबी की बात आई तो अकाली दल के सुखबीर बादल को दरबार साहब में जाकर जोड़ों का मतलब जो संगत की चप्पलें जूते हैं उनकी सेवा की जो है जिम्मेदारी दी गई। अब बात को समझिएगा, आपने सवाल पूछा था मेरे साथी से कि अगर सरकार
किसी तरह से बोर्ड के काम को और बेहतर करना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्यों है? मैं उसी का जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। पहली तो बात ये कि इसमें सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये वो तमाम संपत्तियां हैं जो मुस्लिमों ने अपने धर्म के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है दान की है। वहां सरकार की दूर दूर तक कोई दखल अंदाजी नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, जब किसी धार्मिक संस्थान के कामकाज में या उसके प्रबंधन में सरकार जबरन प्रयास करेगी घुसने का, तो नतीजे क्या होंगे? मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं। हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्यों को सबसे सम्मान की नजर से देखा जाता है, दिया जाता है। जब चारों शंकराचार्य अधूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह राम मंदिर के खिलाफ थे, तब भी लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए आसपास में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके शीर्ष नेतृत्व को कोई लेना देना नहीं है, धर्म कोई हो, जहां पर इनके जाति मफाद, सियासी मफाद जुड़ेंगे, ये किसी भी हद तक जाएंगे। यहां मैं टेक्निकली एक और बात आपको बता दूं, बिल्कुल जैसे मैं पहले बात कर रहा था, एक सेक्शन है वक्फ बोर्ड का 1954 का सेक्शन 32, जो ये बताता है कि वक्फ जो है वो अपनी आमदनी का इस्तेमाल कैसे करे। मैं आपको ऐसी 1000 मिसालें दे सकता हूं। मसलन लावारिस लाशों का क्रियाक्रम जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी है वो ये करते हैं। कई मदरसे जो है उनमें अनाथ बच्चों की पढ़ाई की देखभाल ये करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सामाजिक काम ये करते हैं। अगर कहीं दिक्कत, कहीं कोई भ्रष्टाचार, अगर कहीं कोई मुतवल्ली या बोर्ड का कोई मेंबर सही से काम नहीं कर रहा, तो ये देखना जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। लेकिन जम्मू कश्मीर का उदाहरण लेकर आप देखिए, डॉक्टर दर्शन खान अंद्राबी, क्योंकि मैं खुद अखबार नवीस रहा हूं, बड़ी अच्छे से जानता हूं, कब सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी लेकर ये पॉलिटिक्स में आई थी, पार्टी चली नहीं, कहीं किसी ने कोई इनकी कहीं कोई पूछ हुई नहीं, तो ये भाजपा में चली गई। भाजपा में जाने के बाद इनको वक्फ बोर्ड का जो है वो चेयरमैन बना दिया गया। अब जो बाकी के जो मेंबर्स थे, आलम यह है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसमें आप जानते हैं हमारे सोहेल काजमी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी शामिल थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी प्रदेश में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता होगी, वो कोशिश करेगी कि किसी भी तरह का बोर्ड हो, किसी की भी तरह की कोई ऐसी संस्था हो जिससे उनको कोई सियासी फायदा हो, वहां पर अपने लोग बिठाए। हमारा ये कहना है कि वक्फ बोर्ड हो या सनातन धर्म से जुड़ा कोई बोर्ड हो, सिखों का हो, क्रिश्चियंस का हो, जो धार्मिक मामलों से जुड़ी संस्था है, वहां पर सरकार की किसी तरीके की कोई पहली बात तो इंटरवेंशन होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कुछ एक कारणों को लेकर उन्हें लगता है कि बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम विपक्ष के खड़े किए गए ऐतराजों पर तो बात की जाती। आपने तो उनको सुना भी नहीं। मुझे इस बात से जरूर मैं आपसे सवाल करूंगा कि आखिर सरकार को इस चीज से क्यों मतलब नहीं होनी चाहिए। हजारों करोड़ का कहीं ना कहीं घोटाला चल रहा है, और अगर गलत हो रहा है कहीं पे, तो सरकार की जिम्मेदारी है देश में उन तमाम तर करप्शन को खत्म करें। मैं इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन सलादिया साहब आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, बीच में आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैं ये कह रहा था कि जैसे इन्होंने बताया कि मैं ये कह रहा था कि 1954 में ये बोर्ड बना, 1995 में भी अमेंडमेंट्स हुई जी, 2013 में भी जो अमेंडमेंट हुई वो कांग्रेस की बहुत बड़ी एक भूल थी कि जो जैसी अमेंडमेंट उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए की। तो अगर ये ऐसी अमेंडमेंट, अगर इस समय की सरकार ये सोचती है कि हम इसको और अच्छे तरीके से इन मुस्लिम भाइयों के लिए अच्छा अगर क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनको क्या आप इसकी पीड़ा है, मुझे ये तो बताएं। अगर हमने कोई भी चीज को चेंज नहीं किया, अगर इसमें और कोई अच्छी चीज अमेंड कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल ही फाइनल अथॉरिटी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसके साथ में काम करे, उसके बीच में उनको सुना जाए, और वो भी अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी अथॉरिटी है, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, मगर कम से कम ये चीज को रिकॉर्ड में तो लाएं। अगर 8 लाख एकड़ जमीन इस वक्फ के पास है, तो उसमें केसेस कितने आज तक रजिस्टर्ड हुए हैं?
और उन केसों का क्या हुआ जो गरीब आवाम का जमीन लिया गया? अगर 9,000 अभी भी केस को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया, 10,000 केस को, तो अगर लोगों को जो प्रॉब्लम है अगर उसका कोई समाधान निकलता है तो क्या मोदी गवर्नमेंट उसमें क्या कर रही है? मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या वो अपने लिए ले रही है जमीन तो लोगों की है, लोगों को वेलफेयर के लिए दी जाएगी, उनके अच्छे रख रखाव के लिए दी जाएगी। जो भी अब ये चाहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ और जम्मू कश्मीर की बात करूं, जितने भी लोगों के पास वक्फ की जमीन है और दुकानें हैं, वो सभी उन लोगों के पास है, जहाँ तो ये माफिया लोगों के पास है, या जो सरमाएदार इस कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास ये दुकानें और जमीनें हैं। तो क्या अगर गरीब आवाम को सर सलादिया साहब, एक सवाल बीच में मैं आपको रोक रहा, माफी के साथ, जो आपने लास्ट वाला स्टेटमेंट दिया, क्या इसके ताल्लुक से कोई भी रिपोर्ट है? क्योंकि हमारी नजर से नहीं गुजरी। श्रीनगर के वो तमाम तर वक्फ की दुकानें, घर या फिर वो जितनी भी जायदाद है उन सब पे हमने विजिट किया है, वो माफियाओं के पास नहीं है। हो सकता है आपकी नजर में हो तो प्लीज बताइए। बहुत सी ऐसी जगह हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपका सर्वे होगा, अगर सर्वे इसमें किया जाए तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। सर्वे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? चलिए, हो सकता है, इसको इनकार नहीं कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है, मैं आपकी बात रखूंगा और हमारे दोनों साथी भी जम्मू कश्मीर से हैं, यकीनन इस बात का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आज जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पटल पे इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली, और वो भी जेपीसी की रिपोर्ट पे, जहां पे आमतौर पर सहमति बन जाती थी। इतने बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ, लेकिन पार्लियामेंट के बाद क्या हुआ, सुनाते हैं आपको। बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई, उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके आपके पैमाने अलग अलग हैं। अगर मुसलमान हैं तो आपके पैमाने अलग हैं, और मुसलमान नहीं है तो आपके पैमाने अलग हैं। तो आपका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर नफरत फैलाओ। आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, वॉकआउट करने का हमारा मकसद ये था, जब ये बिल पहले भी जब पेश जिस दिन किया गया था पिछले सेशन में, तो हमारी पार्टी ने, माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने और हम सब लोगों ने इसका विरोध किया था। उसका कारण ये था कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी ज़मीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है और उनकी संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास है। इसलिए हमने इसकी मुखालफत की थी। इस मुखालफत को देखते हुए जेपीसी बनी। हमें कुछ उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ इंसाफ मिल सके, रिपोर्ट ईमानदारी से बने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने लंबे समय तक समिति ने जो बैठकें की, 112 बैठकें की, और उसके बावजूद पूरे देश में भ्रमण करने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। सिर्फ करदाताओं के पैसों की बर्बादी हुई है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष के सांसद सदस्य जिन्होंने और स्टेक होल्डर्स ने जो विरोध दर्ज कराया था, उसके आधार पर रिपोर्ट बननी चाहिए थी, ना कि एक तरफा। जो एक तरफा रिपोर्ट बनी है उसकी आज हमने मुखालफत करते हुए वेल में नारेबाजी की है और फिर वॉकआउट किया है। अगर जब अगले उसमें सेकंड पार्ट में बजट के जब ये अगर इस पर चर्चा होगी, विरोध करेंगे। फिर भी सरकार अगर ज़बरदस्ती पास इसको कराती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि जिससे कि हमारे मुस्लिम समाज को उनका हक और इंसाफ मिल सके। ये हकीकत है कि 1857 की जंग के बाद जब इन तमाम तर
उस टाइम के अंग्रेजों के हिसाब से विद्रोहियों की संपत्ति को जब्त किया गया और बाद में अंग्रेजों का खात्मा हुआ, वापस वो लोग लौटे या उनके औलाद में से कोई लौटे, तो उनकी नुज़ूल की जो जमीन थी जिस पे सरकार ने कहा कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट है पेश करें, उसके बाद ये सिलसिला वहां से शुरू होता है और वक्फ का एक लंबा सिलसिला चलता है और आज तक मुसलमानों के पास इसके राइट्स रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो आज चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें कुछ चीजें कहीं ना कहीं झोल हैं और झोल ये है कि अपोजिशन ये कह रही है कि भाई ये मुसलमानों के नाम के साथ खिलवाड़ है, उनकी संपत्ति के साथ खिलवाड़ है, छीनने की कोशिश है और इसमें कहीं ना कहीं उसको हथिया करके एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जबकि अपोजिशन का यह कहना है कि भाई जो भी आपकी राय है हम शामिल करने के लिए तैयार हैं। मैं सीधा भट्टी साहब आपसे पूछूंगा, मुझे एक बात बताइए, मैं एक आम मुस्लिम के नाते आपसे पूछता हूं कि मुझे दोनों तरफ की बातें समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अगर दोनों तरफ की बातें सेम है तो क्या यह जरूरी है कि आप लोग सियासत नहीं कर रहे हैं, आप लोग मसीहा, क्योंकि मुसलमानों की जो भी क़यादत करने की बात करते हैं उन्होंने धोखा किया है। तो मसीहियत आप लोग कर रहे हैं, जो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप पूरा अपोजिशन, आखिर हम एक आम आदमी या आम मुसलमान कैसे भरोसा करेंगे इस पर? सियासत नहीं, आप लोग सियासत नहीं कर रहे। देखिए मैं खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी आरएसएस की नीयत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उनकी नीयत के ऊपर हमेशा एक चीज है कि उनके ऊपर कभी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरएसएस और खासकर बीजेपी मोदी सरकार का हमेशा जो भी बिल आया है पार्लियामेंट के अंदर, जो भी कानून आज दिन तक बने हैं, आप वो जाकर उठा लीजिए, वो इतिहास है कि जब से मोदी सरकार है तब से जितने भी कानून बने हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को खत्म करने के लिए और मुसलमानों को दबाने वाले कानून बनाए गए हैं। आप 370 के ऊपर चाहिए, आप उससे पहले जो मस्जिदों के ऊपर मसले हो रहे हैं, जगह जगह मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसके बाद कोई भी अगर मुसलमान आवाज उठाता है तो उनके खिलाफ कैसे यूएपीए में कार्रवाई हो रही है, पीएसए में कार्रवाई हो रही है, एनएसए में कार्रवाई हो रही है। और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे कि जो दंगा फसाद करते हैं खुलेआम, जो हेट स्पीच करते हैं, बीजेपी उनको टिकट देकर कपिल मिश्रा जैसे लोगों को असेंबलियों में भेजती है, उनको पावर में लाती है, उनको मिनिस्टर बनाती है, तो उससे यह लगता है कि बीजेपी कभी भी मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा काम तो नहीं कर सकती है। बीजेपी का असली मकसद जो है वो मुसलमानों को दबाना है, मुसलमानों की पावरों को छीनना है, और मुसलमानों को हर दिन बीजेपी की कोशिश रहती है कि कैसे उनको कमजोर किया जाए, कैसे उनसे वो तमाम हकूक छीने जाएं जो भारत के आईन में जो हकूक हिंदुस्तान के मुसलमान दिए थे। ठीक है, हालांकि 370 मुसलमानों के लिए नहीं लाया गया था, 370 जम्मू कश्मीर के लिए लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है, आपका तर्क अपनी जगह। मैं आपसे 4 चीजें समझूंगा एक ही सवाल में, 4 चीज। जी भट्टी साहब, 370 जब खत्म किया गया तो उसके पीछे मोदी सरकार का बड़ा जो मकसद था वो ये था कि मुसलमानों को कमजोर करके कश्मीर में। अरे सर, फिर आप वही बात कर रहे हैं, 370 मुसलमानों के लिए कैसे लाया गया था? ये तो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए लाया गया था, वहां पे सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब रहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। फिर आपने हिमाचल में 71 क्यों नहीं खत्म किया? फिर आपने अगर आप बात जाएंगे असम की तरफ, आप जाएं, नागालैंड जाएं, आप उधर क्यों नहीं खसूसी दर्जा खत्म कर रहे हैं? आप उधर के क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वहां आपको मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है। जहां आपको मुस्लिम मेजोरिटी मिलती है, जहां भी आपको लगता है कि किसी कानून से मुसलमानों को पावर मिलती है, मुसलमानों को आइन उसको ज्यादा ताकत देता है, तो आप उसको छीन लेते हो। सर, सिर्फ 370 के जरिए पाकिस्तान को किस हद तक मराहत दी थी आप लोगों ने, किस हद तक माहौल खराब किया था, क्या ये लोगों की नजरों से दूर है? ये समझ में नहीं आता लोगों को। जहां पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि भारत जैसा एक बड़ा देश, एक इतना बड़ा सुपर पावर देश खुद को जो कहता है, उसको बार बार अपने आप को बचाने के लिए, अपने तर्क को सीधा करने के लिए वो पाकिस्तान का सहारा लेता है। चलिए, तो हम लोग शायद टॉपिक से भटक जाएंगे, इस वजह से किसी और दिन 370 पे कर लेंगे, शायद ये बात लंबी हो जाएगी। भट्टी साहब, एक सवाल, देखिए, जहाँ वक्फ बोर्ड का मसला है, हम क्लियर कह देना चाहते हैं। अब ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सड़कों पे आएंगे, रोडों में रहेंगे। बीजेपी सीधे खुले आम हम उसको कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए,
और कोई भी ऐसी हरकत ना करे, कहीं भी मुसलमानों की जमीनों के ऊपर अपना टाका डालने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए खमियाजे के टाइम पे हम उस चीज को देखेंगे, लेकिन भट्टी साहब एक सवाल और जो मेरा आपसे रह गया, सवाल ये है कि जो अभी 4 चीजें इस अमेंडमेंट में शामिल की गई है, 2 नॉन मुस्लिम खवातीन को शामिल करना या उसमें जो है अपील करने के लिए और भी रास्ते देना, यानी कि सिर्फ वक्फ बोर्ड के इसके अंदर ही अपील नहीं हो सकती बल्कि हाई कोर्ट तक अपील की जा सकती है, आगे भी जाया जा सकता है। इस मसले में कहीं अगर झोल होता है तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये तो और भी चीजें बेहतर हुई ना सर, तो फिर इसमें आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें जो है इनके इरादे नेक नहीं हैं, हम इसके लिए बड़े पैमाने पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है उबाल मचा देंगे? भट्टी साहब देखिए, आप बार-बार आप मुझे बता रहे हैं, नहीं मुझे सिर्फ 4 पॉइंट, जो 4 पॉइंट में खामी बता दीजिए मुझे, बस ये जानना है मुझे। देखिए, वो एक पॉइंट के ऊपर भी आरएसएस बीजेपी हमारे इशू के ऊपर, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर भी छेड़छाड़ करेगी तो हमें उनकी नीयत पर शक कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुसलमानों को दबाने की कोशिश की है, वो मुसलमानों से हमेशा छीनने की कोशिश की है। तो मैं उनको क्लियर, हम लोग कहते हैं कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, की प्रॉपर्टी किसी भी मसले का वक्फ की प्रॉपर्टी सर न पाकिस्तान में है, न श्रीलंका में है, न बांग्लादेश में, न सऊदी अरब में, हिंदुस्तान में है। और अगर हिंदुस्तान में वक्फ की ही प्रॉपर्टी है तो जाहिर है कि उसमें गलत होगा तो सरकार करेगी, ठीक है। सुनिए, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर आरएसएस का भी कोई हक नहीं है ना, तो आरएसएस दूर रहे ना उससे। सर आप फिर आरएसएस ला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आरएसएस कहां से बीच में आ जाती है, इसमें पार्लियामेंट के लोग हैं। खैर सलातिया साहब, मैं आपसे समझूंगा, पार्लियामेंट के ये लोग हैं लेकिन है तो आरएसएस वाले ना सर, आप सोच आरएसएस वाली है ना। ठीक है, सलातिया साहब से सुन लेते हैं, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे सलातिया साहब। एक तो मैं पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें हिंदुओं और मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हमारे ऊपर ये इल्जाम फेंके जा रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे एक बात बताओ कि अगर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जो भी पॉलिसी सेंटर से बनती है वो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए बन रही, क्या सिर्फ आरएसएस के लिए बन रही है? वो किसी एससी, एसटी, ओबीसी या जितनी माइनॉरिटीज हैं, क्या वही जो चीज हिंदू को मिल रही है क्या वो उन माइनॉरिटीज को नहीं मिल रही? ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये कहते हैं आग लगा देंगे। चलिए आज इसका जवाब आप दे ही दीजिए, बीजेपी के आप सीनियर प्रवक्ता हैं। मैं आपसे एक चीज समझूंगा सलातिया साहब, आज अपोजिशन के इस सवाल का जवाब दे ही दीजिए कि आप सिर्फ मुसलमानों के मामले में ही कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें तरमीम क्यों लाते हैं? मुसलमानों के मामलात में ही आपको प्रॉब्लम क्यों दिखता है, बाकी चीजों में क्यों नहीं दिखता? आज जवाब दे ही दीजिए। मैं अमित साहब आपको बता दूं, ये सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है जी, ये कंट्री की बात है। कंट्री में कोई भी चीज बेटरमेंट के लिए वो की जाएगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता। ये कहते आग लगा देंगे, जो मर्जी करने, जो चीजें अच्छी होंगी डेवलपमेंट के लिए होंगी, आप लोगों के गरीब आवाम के लिए, दबे कुछ लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए होगी, वो की जाएंगी। अगर उसमें कुछ भी करना पड़े, तब्दील करना पड़े, वो की जाएंगी। तो इसलिए ये कहना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो जैसा कहें जो मर्जी कर ले, मगर जो मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर चल रहे हैं और वो उसी को लेकर चलेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली में इलेक्शन हुआ है जिसमें शाहीन बाग और मुस्तफाबाद, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां से बीजेपी के एमएलए जीते हैं। आपको पता है ना, मुस्लिम वोट डाल रहा है बीजेपी। इनको यही डर हो रहा है कि मुस्लिम कहीं बीजेपी के साथ ना चले जाए। ये सिर्फ भड़काने के लिए बात कर रहे हैं, ये उनको सिर्फ उनकी ये चाहते हैं कहीं मुसलमान बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, भरोसा बढ़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना मिले। चलिए पहले इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा। भट्टी साहब, सवाल यह है कि जो बीजेपी का भूत लगातार आप लोग दिखा रहे थे ना, वो अब पर्दा हटता जा रहा है, बीजेपी की तरफ मुसलमान आ रहे हैं और इसी वजह से आप लोग सियासत कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ कौन सा मुसलमान आ रहा है वो हमें पता है। बीजेपी अगर मुसलमानों को अपनी तरफ लेती है ना, उसके बदले में मुसलमानों का धर्म छीनती है। वो आप देख लीजिएगा, जो भी बीजेपी के अंदर मुसलमान होगा वो सबसे पहले वो इस्लाम के खिलाफ जाएगा और इस्लाम के बारे में फालतू की बातें टीवी के ऊपर करेगा। आप कितने ऐसे एक्टिविस्ट हैं, आप देख लीजिए, बीजेपी को कोई मुसलमान लाइक नहीं करता है। देखिए, बीजेपी एक जहर है, बीजेपी एक सांप है,
और सांप ज्यादा देर अगर भारत में हुकूमत करेगा तो सांप भारत को भी डस देगा। तो हम चाहते हैं सांप को कुचलना, तो अब वो कुचलने की जो बारी है वो मुसलमान स्टार्ट करेगा। शुरुआत गलत शब्द का इस्तेमाल मत करिए भट्टी साहब आपके जज्बात की हम कदर करते हैं और सलातिया साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आपके। बिल्कुल गलत शब्द का इस्तेमाल मत करिए भट्टी साहब, ठीक है। अच्छी चीज है, अपनी नाराजगी रहनी चाहिए और क्रिटिसिज्म चीजें अच्छी है, क्रिटिसिज्म से चीजें बेहतर होती है, लेकिन गलत अल्फाज का इस्तेमाल मत करिए। कानून के दायरे में रहकर के बीजेपी सारी चीजें कर रही है। सर सुनिए सर, भारत के देश का प्रधानमंत्री मोदी अगर ये कह सकता है कि मुसलमानों के मरने का उतना दुख है जितना कुत्ते मरने का दुख है, सर ये बयान मुझे कहाँ सुना दीजिए आप मुझे, मुसलमान के मरने का दुख। आप जाइए अभी यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अभी LKG UKG करके सीधा हम लोग बैठ गए होंगे? हमें नहीं पता होगा कि PM मोदी ने यह बयान कब और किस संदर्भ में दिया था? फिलहाल तो गोदी मीडिया की वही हालत है। चलिए छोड़ दीजिए गोदी मीडिया, सर छोड़ दीजिए गोदी मीडिया, पहले आ जाइए वक्त पे। सलातिया साहब अभी बीच में कुछ कह रहे थे, ठीक है। भट्टी साहब छोड़ दीजिए, आप मुझे भी आप गोदी मीडिया कहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहिए, जो भी कहना कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पॉइंट टू पॉइंट और कट टू कट बात करेंगे हम। सलातिया साहब आप कुछ कह रहे थे बीच में। मैं यही कह रहा हूँ भट्टी साहब को बताया कि ये गलत कोट मत करे, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। ये आप गलत कोट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा, कब कहा खुदा ये रही, कब कहा है खुदा ऐसे शब्द बोले हुए, गलत चीजों को ना चाहिए। देखिए जब नरेंद्र मोदी से सवाल किया था एक जर्नलिस्ट ने कि आपको 2002 के लिए गुजरात में जो मुसलमान मारे हैं उसके लिए मरे थे, क्या उनका दुख है? तो मोदी जी ने बदले में जवाब दिया था कि गाड़ी के नीचे अगर कुत्ता भी मर जाता है तो उसका भी दुख होता है। तो उन्होंने कुत्ते के साथ मुसलमानों को रखा था। अब जाके पढ़िए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी साहब को गुजरात दंगों में बरी किया हुआ है, ये आप उनके ऊपर इल्जाम मत लगाएं, बस ये मैं कह रहा हूं। चलिए भट्टी साहब छोड़िए इन सब चीजों को, PM मोदी गुजरात फलाना ढमकाने ये सारी चीजें, शायद टाइम निकल जाएगा अपना। वकार भट्टी साहब थोड़ा सा मैं आपसे समझूंगा कि इस रिपोर्ट में JPC की रिपोर्ट जो आज पेश की गई उसमें क्या फर्जी लग रहा है आपको, ये बताइए। सर मैं कह रहा हूँ मुझे उधर जाना ही नहीं, बस बीजेपी किसी चीज को हाथ लगाएगी मतलब वो नापाक हो गया, वो हराम हो गया, उस चीज को छूना नहीं। बीजेपी पे फतवों का तो पैसे चलाइएगा तो कैसे चलेगा? सलातिया साहब फिलहाल देखिए अपोजिशन गर्म है और अपोजिशन जो है कहीं ना कहीं इसकी खुल करके मुखालफत कर रही है। अगर आपकी नीयत साफ है, दुरुस्त है, तो मुसलमानों को समझाइए कि ये चीजें, आप इस चैनल के थ्रू बताइए कि ये चीजें जो लाई जा रही हैं आपके हित में। मैं ये बताऊं कि जो मुसलमान, मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग हैं जो क्रीमी लेयर में हैं, जो माफियाज में हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, मगर आम मुसलमान को नहीं प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि मोदी की बनाई हुई स्कीम्स को लागू किया जाए, उनकी कोई भी पॉलिसी लाई जाए, जो भी जैसे ये अभी अमेंडमेंट बिल लाया गया है JPC के द्वारा, ऐसी चीजों को वो सपोर्ट करता है। वो कोई कहीं नहीं, ये सिर्फ चंद लोग हैं जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति खेल रहे हैं, ये उनको प्रॉब्लम है, ऐसे किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये कहना है सलातिया साहब बड़े बादब होकर के, उनका ये कहना है कि आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट्स को दर्शाता है उसकी बीजेपी मुखालिफत कर रही है, यानी फंडामेंटल राइट्स जिसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल लॉज ऐसे हैं जिसे शायद राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए था। अपोजिशन का यह कहना है कि उन फंडामेंटल राइट से साफ तौर पर खिलवाड़ करी। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस को जी। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, अब वो इन्हीं चीजों से वो आगे अपने आप को दर्शाना चाहती है, वो आगे लाना चाहती है। आपको मालूम है दिल्ली में उनको 0 सीट मिली है, इससे पहले भी 5 साल पहले उनको 0 सीट मिली है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ मुद्दा भड़काने की बात कर रहे हैं और मुद्दा जो मर्जी भड़का लें। अब लोगों को समझ आ गया है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही भारत का सुरक्षित सिस्टम रहेगा और उसके अकॉर्डिंगली चला जा रहा है। आज मोदी जी अमेरिका में है, ट्रंप के साथ बात कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छी चीजों के लिए बात करने गए हैं। कोई इनके लिए हम सिर्फ तुष्टीकरण की बात करने नहीं जाते हैं वहां पर,
लोगों की डेवलपमेंट की बात की जाती है, लोगों के विकास की बात की जाती है, लोगों के अच्छी इंडस्ट्रीज लाने की बात की जाती है, तो ये लोग इसी में फंसे हुए हैं। ठीक, एक चीज और मैं आपसे समझूंगा। ठीक है, अगर वाकई बीजेपी की या गवर्नमेंट की नीयत इतनी साफ है तो अपोजिशन के लीडरान को आपने अपने हित में क्यों नहीं लिया, ये समझा करके कि देखो इसमें जो है गवर्नमेंट का क्या फायदा, चाहे अपोजिशन का क्या फायदा। अगर गवर्नमेंट इस चीज को, कोई भी गलत चीज मुल्क में हो रहा है उसे दुरुस्त करना चाह रही है और उसमें कुछ और बेहतर करना चाह रही है, जैसा आपने भी कहा कि अमेंडमेंट पहले भी होते रहे और अभी भी गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें अमेंडमेंट करके चीजों को बेहतर किया जाए, तो इसमें शायद गलत नहीं हो, तो अपने अपोजिशन लीडरान को अपने हित में क्यों नहीं लिया? मैं कह रहा हूं, आप भली भांति देखते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, कोई भी चीज को जब लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अपोजिशन का काम है उसको अपोज कर। अभी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया, इनको उसमें भी प्रॉब्लम दिखाई दी, जहां 7 लाख का रेशियो था वहां 12 लाख जीरो कर दिया टैक्स। तो आज दिन भर की कार्रवाई आपने देखी होगी, इससे पहले जो कुछ हुआ वो भी सलातिया साहब आपने देखा होगा। 2-3 जो अहम सवाल आए इस बीच में, ये कि किसानों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए मुसलमानों के इन वक्फ बिल को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो आखिर किसानों या बेरोजगारी या मुल्क के और भी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उससे भटका रही है सरकार? मैं हमें सब बता दूं, ये सिर्फ अपोजिशन का क्वेश्चन हो सकता है, वो सवालिया निशान जी, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। मगर ऐसा जहां अनएम्प्लॉयमेंट की बात रहेगी, यहाँ अगर महंगाई की बात होगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा ध्यान दे रही है और उसको हर तरह से, आपने इस बार जो आंकड़े आए हैं, जो 4.4 आ गया है, तो उसमें आपको समझ जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी किस ओर काम कर रही है। तो ये चीजें जो अपोजिशन क्वेश्चन मार्क करती है वो उनका काम है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। और ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म से एक आखिरी सवाल, मैं जिस तरीके से अपने साथी से पूछ रहा था, मैं आपसे भी एक आखिरी सवाल पूछूंगा। मैं एक आम मुसलमान होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि सरकार कैसे इसमें हमारा फायदा ला रही है? हमें समझ में नहीं आ रहा, दोनों तरफ की बातें, हमें सिर्फ इतना समझा दीजिए कि इसमें मुसलमानों के हित में ये बिल कैसे है? मुझे ये आपसे कांग्रेस और अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर कोई अच्छी अमेंडमेंट करते हैं कि अगर इसको कोर्ट के माध्यम से इसको, क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड होगा जी सारे डॉक्यूमेंट, अब आएगी वो रजिस्टर्ड रहेगी, तो क्या बुरा है किसी के पास? ठीक है, यानी कि वो 4-5 जो क्लॉज हैं उस पे अगर गौर कर लिया जाए तो यकीनन जो है चीजें वाज़ेह हो जाती है। ये फैसला हम आवाम के ऊपर छोड़ते हैं, ना तो आप सरकार की बात सुनिए ना ही अपोजिशन की बात सुनिए, जो जो चीजें हैं उसको खुद गौर करिए, खुद पढ़िए। देखिए, मैं पहले ही कहता हूं कि चीजों को इस नजरिए से मत देखिए जिस तरीके से कोई भी आपको दिखाता है, चाहे वो बीजेपी, आरएसएस या किसी का भी भूत दिखा करके हो, किसी से डरा करके हो, क्योंकि किसी का डर यहां पे नहीं है। यहां पे हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, यहां पे कानून के मुताबिक सब कुछ होता है और कानून का ही राज रहेगा। ये ताकतें या इस तरह की चीजें होती रहेंगी, आज हुकूमत आएंगी कल गिर जाएंगी, अपोजिशन आज है कल नहीं होंगी, तो इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। अगर आपको एतराज है आम लोगों से, आम लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको एतराज है तो आप पढ़िए, देखिए, गौर करिए, फिर फैसला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।